कपूर मेशन को आज दुल्हन की तरह डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज की शाम शानदार होने वाली थी। मिस्टर अविनाश कपूर, जो मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन नंबर 1 की टॉप में आते हैं, आज उनकी इकलौती बेटी देवयानी कपूर की शादी होने जा रही थी। देवयानी कपूर की शादी उसके ही कॉलेज फ्रेंड ऋषभ अरोरा, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जिसके पास पैसों की भरमार थी, लेकिन अविनाश कपूर के आगे उसकी दौलत और शोहरत हमेशा फीकी ही रहती थी। देवयानी कपूर ऋषभ अरोरा के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थी। आज उन दोनों की शादी होने वाली थी। देवयानी बहुत खुश थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ रूम में रेडी हो रही थी। वाओ डिम्पी, तेरी शादी का लहंगा तो बहुत प्रिटी है। सो नाइस। डिम्पी यानी देवयानी की फ्रेंड उसके खूबसूरत लहंगे की तारीफ करते हुए कहा। हो भी क्यों न, आखिर डैड ने मेरे लिए लाखों का लहंगा सिर्फ मेरी शादी के लिए स्पेशली मुंबई के बेस्ट डिजाइनर से रेडी करवाया है। देवयानी अपने खूबसूरत से गोल्डन कलर के लहंगे की तारीफ इतराते हुए करती है। वैसे डिम्पी, तूने अपने उस सरफिरे आशिक रचित को शादी में नहीं बुलाया। डिम्पी की फ्रेंड सिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है। ओह प्लीज, उस लफंडा मिडिल क्लास लड़के का नाम लेकर मेरा मूड स्पॉल मत करो। एक बार मेरी शादी ऋषभ से हो जाए, फिर उस मिडिल क्लास रचित को मैं दिखाऊंगी अमीरों से उलझने का अंजाम क्या होता है। तभी दरवाजे पर नोक करता हुआ होममेड देवयानी से कहता है। डिम्पी बेबी, बारात आ गई है, सर ने आपको मंडप में आने को कहा है। बारात इतनी जल्दी? बट बिना कोई बैंड बाजे के साथ बारात कैसे आ गई? डिम्पी की फ्रेंड सिया ने कहा। अच्छा ही तो है, मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। सो गर्ल्स, लेट्स गो। देवयानी एक बार शीशे में अपना खूबसूरत सा चेहरा देखकर हॉल में जाने लगी। वो रूम से निकलते ही उसके लिए कदमों पर फ्लावर का रेड कार्पेट बिछाया गया था। साथ ही साथ उसके ऊपर गुलाब के फूलों की बरसात हो रही थी। मंडप में ऑलरेडी दूल्हा बैठा हुआ था। देवयानी के डैड उसे अपने साथ मंडप पर लेकर डले के पास बैठाते हैं। देवयानी का दूल्हा ऋषभ सर पर सेहरा पहने बैठा हुआ था। देवयानी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती, तभी वह इरिटेट होकर ऋषभ से कहती हैं। ऋषभ बेबी, तुमने ये स्टूपिड सा सेहरा क्यों लगाया है? मुझे तुम्हारा फेस देखना है। और सभी गेस्ट भी तो हम दोनों को देखना चाहते हैं। आखिर हम दोनों ब्यूटीफुल कपल कितने गॉर्जियस लग रहे हैं। देवयानी के कहने पर ऋषभ सिर्फ न में गर्दन हिला देता है। ओके फाइन, तुम ये सो कॉल्ड सेहरा अभी के लिए सजा कर रखो, बट शादी हो जाने के बाद तुम इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं रखोगे। हम दोनों साथ में बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे, गॉट इट? थोड़ी ही देर में शादी पूरी रस्मों रिवाजों के साथ पूरी हो जाती है। देवयानी की मांग भर चुकी थी और गले में उसके पति के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा था। सारे गेस्ट रेड फ्लावर्स से उन दोनों को शादी की बधाई दे रहे थे। तभी देवयानी अपने दूल्हे ऋषभ से कहती है। नाउ शादी भी हो गई, अब तो अपना ये सो कॉल्ड सेहरा हटाओ ऋषभ। देवयानी के कहने पर उसका दूल्हा सर से सेहरा हटाता है। देवयानी दूल्हे को देखते ही शॉक्ड हो जाती हैं और मंडप से चिल्ला कर उठती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देवयानी इतनी जोर से चिल्लाकर कहती है कि सारे गेस्ट का ध्यान उन दोनों पर चला जाता है। डैड फौरन पुलिस को बुलाए। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरी ही शादी के मंडप में बैठ गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? देवयानी पूरी तरह बौखला जाती हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने डैड को बुलाती है। डैड, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये मिडिल क्लास लड़का मेरी शादी के मंडप तक पहुंच गया। और ऋषभ, ओह माय गॉड, ऋषभ कहाँ होगा? कहीं तुमने ऋषभ को कुछ किया तो नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा ऋषभ? क्या किया तुमने मेरे ऋषभ के साथ? देवयानी उसे थप्पड़ मारते हुए उसका कॉलर पकड़ कर कहती हैं। तभी देवयानी के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं। रुक जाओ देवयानी, रचित की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था रचित को शादी के मंडप में बैठने के लिए, और तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। अविनाश जी के कहते ही डिम्पी हैरानगी से अपने डैड को देखती रही। व्हाट? डैड, आप होश में तो हैं? आप क्या कह रहे हो? आपने मेरी शादी के मंडप में इस सो कॉल्ड मिडिल क्लास रचित को कहा बैठने, और इससे मेरी शादी करवा दी, ये जानते हुए कि मैं ऋषभ अरोरा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करने जा रही थी।
फिर क्यों अपने ये सब किया डैड, क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया वाई। डिम्पी की आंखों में आंसू आ गए, उससे कहीं ज्यादा उसे गुस्सा आने लगा था। धोखा मैंने नहीं, धोखा ऋषभ ने दिया है तुम्हें। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक बनना चाहता है। इसलिए जब मैंने उससे ये कहा कि अगर तुमने डिम्पी से शादी की तो एक कौड़ी भी मेरी जायदाद से डिम्पी को नहीं मिलेगी, फिर तो वहां एक मिनट के लिए भी नहीं रुका और इस शादी तोड़कर चला गया। अपने बाप की तरह वो भी एक धोखेबाज है। मिस्टर कपूर ने डिम्पी को ऋषभ की पूरी सच्चाई बताई। नो डैड, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि ऋषभ ने शादी से इनकार कर दिया हो। डिम्पी रोते हुए कहती हैं, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद उसे कॉल करके पूछ लो। मिस्टर कपूर के कहने पर देवयानी जल्दी से ऋषभ को कॉल करती है। हेलो ऋषभ। दूसरी ओर से आवाज सुनकर देवयानी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती हैं। देवयानी गुस्से से गले की जयमाला मंगलसूत्र तोड़कर मंडप में फेंककर अपने रूम में चली जाती हैं। उसे जाते हुए देख सभी गेस्ट भी वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ रचित और मिस्टर अविनाश कपूर थे। तभी रचित उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था सर, देवयानी इस शादी को कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगी, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मैंने देवयानी का दिल दुखाया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने उसकी लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। वो ऋषभ न तो मेरी बेटी के लायक था और न ही उसके प्यार के काबिल। मिस्टर कपूर ऋषभ का नाम लेते ही मुठिया भींच लेते हैं। आपके कहने पर मैंने ये शादी तो कर ली, पर इस जबरदस्ती के रिश्ते का मुझे कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। अब की रचित मिस्टर कपूर से कहता है, मैंने देवयानी का भविष्य तुम्हारे हाथों सौंपा है। मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। देवयानी जिद्दी है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस रिश्ते से उसे रिश्तों की समझ और अपनापन प्यार मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिल सकता था उसे। मिस्टर कपूर रचित के कंधों पर हाथ रख उसे कहते हैं। तभी रचित को एक कॉल आता और उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। क्या, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ रचित, सब कुछ ठीक तो है? मिस्टर कपूर रचित को घबराते हुए देख कहता है, माँ को होश आ गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। रचित मिस्टर कपूर को कहते हुए फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधे अपनी माँ के हॉस्पिटल रूम में जाता है, जहां उसकी माँ बेड पर लेटे हुई थी। उसके आसपास मशीनें लगी हुई थी। वो अपनी माँ के पास जाता है और उनका हाथ थामे रहता है। तभी उसकी माँ आंखें खोलती हैं। आंखें खोलते ही रचित की माँ सरला जी हॉस्पिटल के बेडरूम को चारों ओर से देखती है। हॉस्पिटल जितना बड़ा रूम तो उनके लिए एक घर जैसा होगा। बेड पर लेटे ही वो हॉस्पिटल के रूम का मुआयना करती है। उसे किसी बड़े और महंगे हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन उनके बेटे की हैसियत इतनी नहीं कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करा सके। सरला जी अब रचित की ओर देखती हुई कहती हैं, बेटा रचित, तू मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले आया? यहाँ की फीस भी तो काफी ज्यादा होगी, तू कैसे ये सब कर पाएगा? माँ, आप ये सब क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ न, सब मैनेज कर लूंगा। तुम बस टेंशन मत लो। रचित अपनी माँ से कहता है, कैसे टेंशन न लूं बेटा? अभी अभी हम एक परेशानी से गुजरे हैं, मकान मालिक हमें घर से बाहर निकल दिया है। ऊपर से हॉस्पिटल का इतना बड़ा बिल तू अकेले कैसे करेगा ये सब? सरला जी को अपनी सेहत से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होती है। माँ, आप ये सब क्यों सोच रही हो? सब हो गया है, मेरे ऑफिस के मालिक ने सब मैनेज कर दिया है। हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया है और हमारा घर भी वापस मिल गया है। अब तो आप शांत हो जाए। रचित अपनी माँ की चिंता दूर करते हुए कहता है, क्या तू सच बोल रहा है रचित? सरला जी आश्चर्य से रचित की ओर देखती हुई कहती है, मैंने आपसे कभी झूठ बोला है माँ? आपकी कसम सब सच है। रचित अपनी माँ का हाथ थामे कहता है, तो फिर मुझे घर ले चल। यहाँ मुझे इन मशीनों के बीच बहुत घुटन महसूस हो रही है, घर जाऊंगी तो अच्छा महसूस होगा। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर आता हूँ, आप रेस्ट करो। रचित डॉक्टर से मिलने जाता है कि तभी उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने कहा था न, जो भी बात होगी हमारी फोन पर होगी, इस तरह तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए था। रचित उसे साइड में लेकर उससे कहता है, भाई बात ही इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मुझे आना पड़ा। मैं आपको बताने आया था कि मुंबई के मिस्टर ओबोरॉय आपसे मिलकर ही डील फाइनल करना चाहते हैं। रघु यहाँ वहाँ देखते हुए रचित से कहता है, तो उन्हें कह दो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और वहीं से इंडिया वाली कंपनी को संभालता हूँ। रचित दबी हुई आवाज में कहता है, ताकि उन दोनों की बात कोई तीसरा न सुने। मैंने उनसे कहा था भाई, लेकिन वह मान ही नहीं रहे। रघु रचित से कह रहा था, तो ये डील ही कैंसल कर दो। मैं किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम अपने मकसद के बहुत करीब है, इसके आगे का हर एक कदम हमें संभाल कर रखना होगा। सो जैसा मैंने कहा वही करो। आपकी रचित खींच आकर रघु से कहता है, ओके भाई। रघु हामी भरता हुआ रचित से कहता है, और एक बात, तुम मुझसे अचानक से मिलने नहीं आओगे। अब से जो भी बात होगी हमारी फोन पर होगी। जाते हुए रघु को रचित ने कहा। रघु भी रचित के ऑर्डर पर सीधे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे, रचित डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी मां को घर ले जाने वाला होता है, तभी उसे किसी का फोन आता है और वह अपनी मां को कार में बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल से ले जाता है। कार सीधे कपूर मेंशन में आकर रुकती है। रचित कार ड्राइवर को पैसे दे रहा था। रचित की मां सरला जी बड़े से बंगले को देखते हुए कहती हैं, रचित बेटा, तू मुझे कहाँ ले आया? इतना बड़ा घर किसका है और हम यहाँ क्यों आए हैं? रचित अपनी माँ से कहता है, माँ आप अंदर चलो, आपको सब पता चल जाएगा। रचित अपनी माँ को व्हीलचेयर पर बैठाकर उन्हें अंदर लेकर जाता है। कपूर मेंशन के डोर के पास मिस्टर अविनाश कपूर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम माय सन एंड वेलकम समधन जी। आखिर कौन है ये रचित? क्या सच्चाई है उसकी? आखिर क्यों वो सबसे अपनी पहचान छुपा रहा है? क्यों लेकर गया अपनी माँ को कपूर मेंशन? जानने के लिए कहानी के साथ कनेक्ट रहें।